स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जिंदगी नामा वेब सीरीज को, जो कि एक एंथोलॉजी वेब सीरीज है। एंथोलॉजी वेब सीरीज और मूवी का मतलब होता है कि एक ही फिल्म या वेब सीरीज में एक से ज्यादा कहानियां रहना और उन कहानियों का आपस में कोई भी संबंध ना रहना एंथोलॉजी कहलाता है। इस वेब सीरीज में इसी तरह की 6 कहानियां हैं जिनका आपस में कोई भी संबंध नहीं है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए, ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो पहली स्टोरी का नाम है 1+1। तो कहानी की शुरुआत में हम माया और उसकी माँ को देख पाते हैं, जो कि कार में ट्रैफिक में फंसे हुए थे। दरअसल में उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना है, क्योंकि माया की बहन मीरा की अचानक से तबीयत खराब हो गई है, जिसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता चल पाया था। जिसके बाद कहानी जो है वो फ्लैशबैक में पहुंचती है, जहां पर कि हम माया की मां को देख पाते हैं, जो कि उन दोनों के जन्मदिन पर गिफ्ट्स लेकर आई थी। मालूम चलता है कि दोनों का जन्मदिन ही एक ही दिन पर पड़ता है। यहाँ माया तो बहुत खुश थी, लेकिन मीरा अपने जन्मदिन पर उदास होकर कमरे में बैठी हुई थी। ये देखकर माया की माँ माया को अपने पास बुलाती है और वो उसे मीरा को समझाने को कहती है, क्योंकि एक माया ही है जो कि मीरा को कुछ समझा सकती है। तब तुरंत ही माया मीरा से मिलने के लिए कमरे में जाती है। वहाँ मालूम चलता है कि दरअसल में दोनों के लिए गिफ्ट्स आए हैं और कुछ ड्रेसेस भी आई हैं। दोनों को ही सेम साइज की ड्रेसेस गिफ्ट में मिली थी और माया को वो सारी ड्रेसेस एकदम फिट बैठती हैं, लेकिन मीरा को वो सारी ड्रेसेस टाइट हो रही थी, जो देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। माया उसे समझाती है कि कोई बात नहीं, हम तेरे लिए दूसरी ड्रेसेस लेकर आ जाएंगे, और वो भी बहुत एक्सपेंसिव वाली। यहाँ पर माया उसे बहुत कुछ समझाने की कोशिश करती, लेकिन फिर भी वो पार्टी में नहीं जा रही थी। तो माया उससे कहती है कि अगर तू नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। आखिर में वो उससे कहती है कि हम दोनों बहनें सब कुछ संभाल सकती हैं, क्योंकि 1+1 2 होता है। जिसके बाद मीरा के पास एक ड्रेस थी जो कि उसे फिट बैठती थी, लेकिन जब वो उसे पहनती है तो वो ड्रेस भी उसे बहुत ज्यादा टाइट हो रही थी। ये देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। तो अब सीन प्रेजेंट में आता है और यहाँ माया जो है वो मीरा की फ्रेंड अवंतिका के पास कॉल करती है। अवंतिका वहाँ हॉस्पिटल में ही मौजूद थी मीरा के पास। यहाँ माया मीरा के बारे में पूछती है कि आखिर उसे हुआ क्या है, जिस पर कि अवंतिका बताती है कि शायद उसने ज्यादा वर्कआउट कर लिया होगा और वो 1 साल से इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रही है। ये सारी बातें सुनने के बाद माया को बहुत अजीब लगा कि आखिर इतनी छोटी सी वजह की वजह से हॉस्पिटल में कौन एडमिट होता है। जिसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में पहुंचती है और आज का वो दिन है जब मीरा और माया दोनों का ही जन्मदिन है। दोनों की ही ठीक ढंग से नहीं पड़ती है, छोटी छोटी बातों पर दोनों का झगड़ा हो जाता है। और यहाँ पर माया को मालूम चलता है कि मीरा को जॉब मिल गई है, वो भी मुंबई में। इसलिए मीरा चाहती है कि वो माँ को लेकर मुंबई में शिफ्ट हो जाए, और जब माया का मास्टर्स कंप्लीट हो जाए तो वो भी वहीं आ जाएगी। लेकिन ये सब कुछ माया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो चाह रही थी कि सभी लोग यहीं पर रहें, लेकिन माया की माँ उसे समझाती है कि तुम्हारे पिता की डेथ हो जाने के बाद सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो चुका है, पैसों की भी जरूरत है, इसलिए मीरा को जॉब करनी पड़ेगी। और जब तक माया जो है वो अपने मामा जी के घर पर रहेगी, जो कि यहीं पर है। आखिर में माया को उन दोनों की बात माननी पड़ती है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और अब माया और उसकी माँ हॉस्पिटल पहुंच चुके थे, लेकिन अभी किसी को भी मीरा से मिलने नहीं दिया जा रहा था। तब माया और उसकी माँ मीरा के बारे में बात करने लगते हैं कि वो हमारा बहुत ख्याल रखती थी और वो इतने दिनों से बीमार थी, इसके बावजूद उसने हमें कुछ भी नहीं बताया। जिसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और आज फिर से उन दोनों का जन्मदिन था, लेकिन अब मीरा और उसकी माँ मुंबई में शिफ्ट हो चुके थे। माया अपना जन्मदिन यहीं पर मनाने वाली थी। जब वो मीरा से मिली तो वो देखती है कि वो तो सिगरेट पी रही है और साथ में उसके 2 दोस्त यहीं पर मौजूद थे। एक था सिड और दूसरी अवंतिका थी। और माया देखती है कि मीरा एकदम सूख कर काटा हो चुकी है। पता चलता है कि मीरा एक डाइट फॉलो कर रही है और साथ में उसके काम करने वाले लोग भी इसी तरह की डाइट फॉलो कर रहे हैं, जिसे वो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। थोड़ी देर के बाद सिड और अवंतिका यहाँ से चले जाते हैं। बाद में यहाँ माया मीरा से बात करती है। मीरा का राजमा चावल फेवरेट हुआ करता था, लेकिन अब तो वो उसने महीनों से नहीं खाया था, और ना ही वो चॉकलेट खाती है और ना ही बिस्किट्स। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुछ छुपा रही हो। माया यहाँ मीरा से कहती भी है कि इस तरह से नहीं रहना चाहिए, उसे कुछ खाना भी चाहिए। तब यहाँ हम देखते हैं कि माया ने मीरा की फेवरेट चॉकलेट्स लेकर आई थी और फेवरेट बिस्किट्स भी।
जिसके बाद वो मीरा को एक बिस्किट खिलाने लगती है। वो तो जिद पर अड़ चुकी थी, लेकिन यहाँ पर मीरा बार बार मना कर रही थी कि उसे बिस्किट नहीं खाना है। लेकिन माया जब नहीं मानती है तो मीरा उसके ऊपर चिल्ला देती है, जो माया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था कि आखिर एक बिस्किट खा लेगी तो क्या हो जाएगा, और गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और माया और उसकी माँ डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि प्रॉब्लम सीरियस तो नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। वो बताती है कि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत दिनों से कर रही थी। शुरुआत में तो ये चैलेंजेस लगते हैं, लेकिन आगे चलकर ये डिसऑर्डर बन जाता है। ये एक तरह की बीमारी है। जब शुरुआत में हम खाना छोड़ते हैं तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ महीने और साल के बाद फास्टिंग करने की आदत हमें लग जाती है और ये बहुत बुरी लत होती है। ये आगे चलकर बीमारी में बदल जाता है और यही बीमारी अब मीरा को हुई है। जिसके बाद माया मीरा से मिलने के लिए जाती है, जिसका बहुत बुरा हाल था। बाद में यहाँ मीरा को एक सपना आता है। वो सपने में देखती है कि बचपन में उसके पास ढेर सारे कपड़े हुआ करते थे, लेकिन ये सारे कपड़े उसे टाइट हुआ करते थे। इसलिए बचपन से ही उसने ठान लिया था कि एक दिन ये सारे कपड़े मुझे फिट बनेंगे। जिसके बाद मीरा देखती है कि बेड पर एक केक रखा हुआ है। वो केक के पास जाती है, उसे कट करती है, लेकिन तभी अचानक से उसे गुस्सा आ जाता है और वो सारे केक को फेंक देती है। और फिर थोड़ी देर के बाद उसके अंदर की आवाज बाहर निकल कर आती है। वो यहाँ मीरा को शाबाशी देती है। वो कहती है कि हम हमारे चैलेंजेस में कामयाब हो रहे हैं। थोड़ी देर के बाद उसकी एक और आवाज बाहर निकल कर आती है। वो भी यहाँ मीरा को शाबाशी दे रही थी और वो कहती है कि हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। इसलिए वो उसे एक बिस्किट देती है और ये बिस्किट यहाँ पर मीरा ने खा लिया था। तभी उसके अंदर की आवाज कहती है, कितने से चैलेंज कंप्लीट करने पर सेलिब्रेट के रूप में तुमने ये बिस्किट खा लिया, तुम यहाँ पर हार चुकी हो। इसी तरह के मीरा को सपने आया करते हैं। उसे होश आ चुका था और उसके सामने यहाँ माया थी। माया से वो कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे घर जाना है, लेकिन माया उसे बताती है कि उसकी हालत बहुत खराब है। तुमने अपनी हालत अपने हाथों से खराब की है। आखिर किसी इंसान को इतनी फास्टिंग क्यों करनी है? जिस पर कि मीरा बताती है कि उसे खुद नहीं पता है, वो बस कुछ भी खाना नहीं चाहती है। जब भी वो कुछ मीठा खाने की कोशिश करती है तो उसके अंदर से आवाज आती है कि ये मत खा। तब माया उससे कहती है कि हम दोनों ने बचपन से सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है और इस प्रॉब्लम को भी हम आराम से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आखिर 1+1 2 होता है। इसी के साथ पहली कहानी यहीं पर खत्म होती है। अब सीरीज की दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है स्वागतम। तो अब कहानी की शुरुआत होती है और हम मुकुल नाम के एक आदमी को देख पाते हैं, जो कि सुबह सुबह डरा हुआ उठता है। सबसे पहले उसकी नजर अपने घर की खिड़कियों के लगे अखबार पर पड़ती है। उसे ऐसा लगता है कि उसे कोई देख रहा है, इसलिए वो हर एक खिड़की पर जाकर चेक करता है, क्योंकि मुकुल को हमेशा ऐसा लगता रहता है कि उसके ऊपर किसी ने नजर बना कर रखी है। उसकी वाइफ मालती ये सारी बातें जानती है। दरअसल मालती है जो कि मुकुल का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, क्योंकि मुकुल की मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसे थोड़े भी खिड़कियों से अखबार अलग दिखते तो वो तुरंत ही अखबार को लगाने लगता। और आज के न्यूज़पेपर में उसे एक शादी का कार्ड मिला, और वो शादी का कार्ड दरअसल में मुकुल के एक दोस्त का होता है, जिसका नाम प्रणव होता है। वो उसका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। जिसके बाद मालती और मुकुल रोशनी सामाजिक विकास संस्थान में जाते हैं, जहाँ पर कि मुकुल का इलाज चल रहा होता है। वहाँ वो साइकाइट्रिस्ट से भी कंसल्ट करते हैं। मालती उन्हें मुकुल के बारे में सब कुछ बताती है, दिन भर की दिनचर्या के बारे में। हमेशा उसे ऐसा लगता रहता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन पहले से बहुत सुधार है, लेकिन उसका वजन बढ़ रहा है। साइकाइट्रिस्ट मुकुल से कहती है कि तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो किया करो। जैसे कि मुकुल को पहले खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए उसे कहा जाता है कि तुम खाना बनाया करो। तभी वो मैडम से कहता है कि उसके दोस्त प्रणव की शादी होने वाली है और उसे करंजी बहुत पसंद है, इसलिए वो उसके लिए करंजी बनाएगा। जिसके बाद मालती मैडम को अकेले में ले जाकर कहती है कि मुकुल की कंडीशन थोड़ी ठीक तो है, लेकिन उसके ऊपर वो भरोसा नहीं कर सकती है। उसे वो अकेला तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मालती जो है वो एक सिलाई सेंटर में काम करती है। वहाँ अक्सर वो लेट जाया करती है, इसलिए वहाँ का मैनेजर उसे अक्सर चिल्लाया करता है। तो मालती यहाँ पर 10 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करती है, तो दूसरी तरफ मुकुल जो है वो 10 बजे से 5 बजे तक उसी संस्थान में रहता है। वहाँ पर लोगों को सिखाया जाता है, लेकिन मुकुल का ध्यान नहीं लगता है, इसलिए वो यहाँ से भाग जाता है और यहाँ से करंजी बनाने के कुछ सामान ले लेता है और घर जाने लगता है।
जब वो घर जा रहा होता है कि तभी अचानक से यहाँ पर पुलिस की एक गाड़ी रुकती है और उसे देखने के बाद मुकुल को डर लगने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि ये लोग उसी के लिए आए हैं और वो लोग इसका पीछा कर रहे हैं। इसलिए मुकुल उनसे छिपकर भागने लगता है। जैसे तैसे वो यहाँ से भागता है तो वो एक आदमी से टकरा जाता है और वो आदमी फोन पर बात कर रहा था। वो कह रहा था कि हाँ, वो मुझे मिल गया है, मैं जल्द आ जाऊंगा। तो यहाँ पर मुकुल को ऐसा लगा कि शायद उसी को पकड़ने की प्लानिंग चल रही है और ये देखने के बाद मुकुल फिर से भागने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मालती जब काम कर रही थी तो उसके पास एक कॉल आया और वो कॉल मुकुल के लिए ही था। वो तुरंत ही मैनेजर से बात करने के लिए जाती है और छुट्टी ले लेती है। यहाँ की वाकई के जो को-वर्कर्स हैं वो मालती को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। वो अक्सर यहाँ से चली जाती है तो फिर बाकी का काम उन्हीं को करना पड़ता है। तो अब मालती तुरंत ही मुकुल के पास जाती है जो कि भाऊ के साथ बैठा हुआ था। क्योंकि मुकुल इधर उधर भाग रहा था इसलिए भाऊ ने मुकुल को इस रेस्टोरेंट में लेकर आ गया था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसका कोई पीछा कर रहा है। जिसके बाद जब वो घर जाते हैं तो मालती मुकुल से कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मुझसे बिना पूछे कहीं भी नहीं जाया करो और अगर कुछ चीजें चाहिए है तो मुझसे ही बोल दिया करो। यहाँ पर मुकुल तैयार हो जाता है क्योंकि उसे अगले दिन प्रणव की शादी में जाना था। वो प्रणव के पास कॉल करके बता भी देता है कि वो कल शादी में आ रहा है अपनी बीबी के साथ। जिसके बाद मालती प्रणव से बात करती है। प्रणव यहाँ पर मालती को समझाता है कि मुकुल की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए तुम शादी में उसे मत लाना, तुम कुछ भी बहाना बना देना और शादी हो जाने के बाद हम लोग मिल लेंगे। पर मालती को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था क्योंकि मुकुल प्रणव को बहुत मानता है। जिसके बाद अगले दिन मुकुल करंजी बनाने में लग जाता है, लेकिन उसका मिक्सर थोड़ा खराब था। थोड़ी देर के बाद ही उसके दरवाजे पर एक छोटा लड़का आता है जिसका नाम छोटू होता है। वो यहाँ उसे डोनेशन लेने के लिए आया था, लेकिन मुकुल उसे कुछ नहीं देता है और अंदर जाकर करंजी बनाने लगता है। लेकिन उसका मिक्सर थोड़ा खराब था इसलिए 2 लोगों की जरूरत थी, इसलिए वो छोटू को बुला लेता है। वो उससे कहता है कि अगर तू मेरी मदद करेगा तो डोनेशन में मैं तुझे 10 रुपए दूंगा। जिसके बाद वो करंजी बनाने लगता है। फाइनली उसने करंजी बना ली थी और जब मालती घर वापस आई तो वो उसे करंजी खिलाता है। यहाँ पर मालती कहती है कि बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, हम दोनों ही खा लेते हैं, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुकुल का बेस्ट फ्रेंड था प्रणव, इसलिए उसे तो जाना ही था। लेकिन यहाँ मालती कहती है कि उसे जॉब से छुट्टी नहीं मिल रही है, इसलिए वो नहीं जा सकते हैं। तो अब ना चाहते हुए भी मुकुल को मालती की बात माननी पड़ती है, जबकि मुकुल का तो बहुत मन होता है, उसने तो करंजी भी बना ली थी। अगले दिन फिर से छोटू उसके पास आता है। वो दरअसल में जायफल लेकर आया था क्योंकि कल जायफल कम पड़ गया था। लेकिन यहाँ मुकुल छोटू से कहता है कि अब जायफल की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग शादी में नहीं जा रहे हैं। और बातों ही बातों में मुकुल छोटू को अपने इंसिडेंट के बारे में भी बता देता है। वो कहता है कि पुलिस उसका पीछा कर रही है, हर वक्त वो उनके ऊपर नजर बनाकर रखी हुई है, इसलिए तो उसे छिप छिप कर रहना पड़ता है। वो बताता है कि कुछ समय पहले फैक्ट्री में आग लगी थी और सभी को ऐसा लग रहा है कि वो आग मैंने लगाई थी, जबकि आग मैंने नहीं लगाई थी। इसके बावजूद पुलिस उसे ढूंढने में लगी हुई है। ये बात सुनने के बाद छोटू तुरंत ही मुकुल के पास डिटेक्टिव टोगो की एक मैगजीन लेकर आता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम डिटेक्टिव टोगो की तरह बन जाओगे तो पुलिस तुम्हें कभी भी नहीं ढूंढ पाएगी, क्योंकि डिटेक्टिव टोगो को भी कोई नहीं ढूंढ पाता था। जिसके बाद डिटेक्टिव टोगो की तरह ही मुकुल ने भी अपने मुंह पर एक मास्क पहन लिया था और रात को ही वो प्रणव की शादी के लिए भी निकल गया था। यहाँ दूसरी तरफ मालती को भी मालूम चल गया था कि मुकुल प्रणव की शादी में जा रहा है, इसलिए वो रूपाली नाम की एक लड़की की मदद लेती है और तुरंत ही वहां जाने लगती है। यहाँ मुकुल प्रणव के पास पहुंच चुका था। मुकुल यहाँ प्रणव को करंजी देकर शुभकामनाएं देना चाहता था, लेकिन प्रणव तो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था, बल्कि उसने तो एक आदमी से कहलवा कर यहाँ मुकुल को बाहर फेंकवाने का प्लानिंग भी कर ली थी। वो लोग मुकुल को बाहर फेंकने लगते हैं कि तभी यहाँ पर मालती आ जाती है और वो मुकुल को अपने साथ ले जाती है। मुकुल कहता है कि ये बहुत बुरा हुआ, मैं उसके लिए करंजी लेकर आया था लेकिन उन्होंने तो मुझे ही बाहर फेंक दिया। जिसके बाद मालती प्रणव के पास जाती है, वो उसे शुभकामनाएं देती है और वापस आ जाती है। वापस आने पर मालती मुकुल से कहती है कि अच्छा होता अगर मैंने उस दिन तुम्हें सब कुछ सच बता दिया होता, अगर सच बता दिया होता तो आज इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। जिससे हमें मालूम चलता है कि मालती ने मुकुल से सारी बातें छिपा कर रखी थी। अब आगे हम देखते हैं कि मुकुल संस्थान में अच्छे से रहने लगा था, सारी एक्सरसाइज करने लगा था। दूर से ये सारी चीजें मालती भी देख रही थी। जिसके बाद वो रूपाली के पास जाते हैं
दरअसल में रूपाली की शादी होने वाली थी, इसलिए वो यहाँ मुकुल और मालती को एक कार्ड देते हैं, अपनी शादी में बुलाना चाहते थे और वो इस शादी के कार्ड को देखकर बहुत खुश होते हैं। और सीरीज की दूसरी कहानी स्वागतम यहीं पर समाप्त होती है। अब सीरीज की तीसरी कहानी शुरू होती है जिसका नाम है भंवर, जहाँ पर की 3 बहनें सो रही होती है। तभी अचानक से उनकी माँ रोते हुए कमरे से बाहर आती है। बाहर माई बैठी हुई थी और उनका बेटा है जुगनू। जुगनू से वो कहती है कि वो अंदर ही रहे, जिसके बाद वो बेदही को बताने लगती है कि अभी तक सिर्फ 3 बेटियां हुई हैं और अभी उन्हें एक बेटा चाहिए है। वो उससे कहती है कि अब अगर अगली बार लड़की हुई तो वो कसाई के पास जाएगी और उसे आग में भस्म करवा देगी। ये सारी बातें सुनने के बाद बेदही हैरान थी, जिसके बाद हम एक लड़की को देख पाते हैं जिसकी आज सुहागरात थी। आलोक उसका पति था और आज दोनों की ही पहली रात थी। पहली रात को ही आलोक धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ नम्रता पूरी तरह से डरी हुई थी और जैसे ही आलोक उसे छूता है तो यहाँ नम्रता घबरा कर रोने लगती है, जैसे मानो उसके साथ किसी ने जबरदस्ती की हो। जिस तरह से नम्रता के साथ हो रहा था वैसे ही बेदही के साथ भी हो रहा था और मालूम चला कि बेदही की बेटी ही नम्रता है। अब फ्लैशबैक के सीन में हम जुगनू की माँ यानी कि माई को देख पाते हैं, जो कि बेदही के पिता को अपने पास बुलाती है। वो उन्हें बताती है कि ये अपने पति को हक नहीं जताने दे रही है। हमें लगता है कि उसके ऊपर भूत प्रेत का साया है। पहले के जमाने में ऐसा हुआ करता था कि जब किसी के ऊपर भूत प्रेत का साया होता था तो वो पत्थर चलाकर उसे जान से मरवा दिया करते थे। लेकिन अभी जमाना बदल चुका है, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप इसे पीर बाबा के पास ले जाएं। तो अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम नम्रता के पिता जुगनू को देख पाते हैं, जो कि अपनी मैडम सुजाता से कहता है कि उसे छुट्टी चाहिए है क्योंकि उसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। जुगनू यहाँ पर प्यून का काम करता है। उसे छुट्टी मिल जाती है तो वो तुरंत ही अपनी बेटी नम्रता के पास जाता है और उन दोनों की बातों से हमें मालूम चलता है कि नम्रता दरअसल में आलोक के घर को छोड़कर आ गई है। दरअसल में आलोक के घर वालों ने नम्रता को बाहर निकाल दिया था क्योंकि वो अपने पति को छूने तक नहीं दे रही थी, इसलिए अब वो लोग किसी बाबा के पास जा रहे हैं। लेकिन नम्रता का मानना यह है कि उसके पिता ने उसकी पूरी जिंदगी खराब कर दी। जब उसे पढ़ने का बहुत मन हुआ करता था तब उन्होंने स्कूल से निकलवा दिया। उसके दोस्त जब बन रहे थे तो सारे दोस्तों से दूरी बनवा दी। दूसरी तरफ फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि नम्रता के नाना जी यहाँ वेदही को लेकर एक पीर बाबा के पास जाते हैं। वहाँ वो उसके ऊपर झाड़ फूक करते हैं और ये सारी चीजें दूर से उसके नाना और नम्रता भी देख रही थी। वो उसके हाथ में एक लाल धागा बांधते हैं, लेकिन बेदही को हम साफ देख पाते हैं जिसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। जिसके बाद नम्रता के नाना उसे वापस माई के पास ले जाते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि अब ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है, भूत प्रेत का साया पूरी तरह से हट गया है और माई चाहती है कि अब किसी तरह से बेदही अपने पति को हक जताने दे। तो वहीं नम्रता के नाना ने बेदही को समझा दिया था कि उसके पास जो पैसे थे वो सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। अब अगर ऐसा कुछ होता है तो वो उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा, इसलिए आगे से तुझे ही सारी चीजें संभालनी है। ये कहने के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। तो दूसरी तरफ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जुगनू नम्रता को लेकर एक बाबा के पास जाता है और वहां भी वो उसके ऊपर झाड़ फूक करवाने वाला था, जिस तरह से उन्होंने उसकी माँ की कराई थी। लेकिन यहाँ नम्रता बहुत ही डरी हुई थी। वो उस बाबा के चंगुल से भाग जाती है क्योंकि जब बेदही की झाड़ फूक हुई थी तब वो वहीं पर खड़ी हुई थी। अब जुगनू वापस से डॉक्टर सुजाता के पास जाता है। वो उनसे कहता है कि उसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं हो रही है, इसलिए उसे 1 हफ्ते की छुट्टी और चाहिए। लेकिन डॉक्टर सुजाता जुगनू को समझाती है कि तुम्हारी वैसे ही छुट्टी बहुत हो चुकी है, मैनेजमेंट वाले तो तुम्हें बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें कुछ करना होगा। जुगनू ने अपने बेटी के बारे में बताता है कि उसके ऊपर भूत प्रेत का साया है और वो उन्हें सारी सिचुएशन बता देता है। लेकिन डॉक्टर सुजाता अगले दिन नम्रता को अपने पास बुलाती है। वो नम्रता से बात करती है और सारी चीजें पूछने लगती है। नम्रता कहती है कि अगर आपको मुझे पागल साबित करना है तो आप मुझे पागल साबित कर दीजिए, लेकिन ऐसे उल्टे सीधे सवाल मत पूछिए। पर यहाँ पर नम्रता अपने पिता के बारे में बताती है कि उसे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसके पिता ने स्कूल छोड़वा दिया। उसके दोस्त भी बनने लगे थे, लेकिन दोस्तों से भी दूरियां करवा दी। तो डॉक्टर सुजाता यहाँ नम्रता को एक होमवर्क देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें एक होमवर्क देती हूँ जिसमें तुम्हें अपने पिता को बहुत ही अच्छा खाना खिलाना होगा, क्योंकि उसे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था। वो 15 घरों के टिफिन चलाया करती थी। रात को नम्रता आलोक से भी बात करती है। आलोक उससे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है,
यहाँ नम्रता बताती है कि उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। आलोक उससे सिर्फ इतना कहता है कि जब तुम वापस आओगी तो किसी को भी ये मत बताना कि तुम दिमागी रूप से बीमार हो। और जब नम्रता को आलोक के घर से बाहर निकाला जा रहा था तब आलोक ने भी कुछ नहीं किया था। और जब डॉक्टर सुजाता यहाँ नम्रता से बात कर रही थी तभी अचानक से नम्रता को एक एंजाइटी अटैक आता है। और अटैक आने के बाद यहाँ पर डॉक्टर सुजाता कहती है कि लंबी गहरी सांस लो और जो 3 चीजें तुम्हें दिखाई दे रही हैं वो बताओ। जिसके बाद 2 चीजें सुनाई दे रही हैं वो बताओ। और वो नम्रता से कहती है कि अगली बार अगर तुम्हें एंजाइटी अटैक आए तो इसी तरह से करना। बाद में वो अपनी माँ के बारे में बताती है कि उस रात के बारे में वो कभी नहीं भूल सकती है जब उसकी माँ सो रही थी। बाद में उसके पिता कमरे से बाहर आए और बाद में माँ यहाँ पर उसे देख रही थी। वो काफी डरी हुई थी और ये सारी चीजें नम्रता देख रही थी। और फिर अचानक से नम्रता की माँ यानी कि बेदही ने दरवाजा लगा लिया। उसके पिता जुगनू ने दरवाजा खोलने की काफी कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे और तब तक वहां वेदही ने फांसी लगा ली थी। ये सब कुछ नम्रता ने बहुत ही नजदीक से देखा था जिस वजह से ये सारी चीजें आज भी उसके सामने आ जाती है। इसी वजह से नम्रता रिकवर नहीं हो पा रही है। लेकिन डॉक्टर सुजाता ने नम्रता के अंदर की सारी बातें निकलवा ली थी। बाद में वो जुगनू से मिलती है और यहाँ नम्रता को बताती है कि तुम्हारे पिता ने बहुत कुछ किया है, तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सेल्फिश है। लेकिन वो बताते हैं कि जब तुम्हारी माँ और माई की डेथ हो गई थी तब दोनों बहनों को नाना जी ले गए थे और तुम्हें मैंने यहाँ शहर लेकर आ गया था। और तुम जब 8th क्लास में थी तब तुम्हें टीबी हो गई थी। जब तुम्हारे दोस्त भी बनने लगे थे इसी वजह से मुझे स्कूल भी छुड़वाना पड़ा था। ये सारी बातें सुनने के बाद नम्रता को समझ आता है कि उसके पिता ने सचमुच बहुत किया है। और यहाँ डॉक्टर सुजाता जुगनू से कहती है कि आज से तुम्हारी बेटी रिकवर होना शुरू हो चुकी है, अब वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। और इसी के साथ जिंदगी में नामा वेब सीरीज का 3रा एपिसोड मतलब की 3री कहानी भंवर यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।